हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। वन और वन्य जीव संसाधन के रूप में देख रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे इसमें हो चुके हैं। क्लियर है। और इस प्रकार हम इन सारी चीजों को अच्छे से देखकर पढ़ चुके हैं। क्या क्रियाकलाप है, कैसी कुछ एक्टिविटीज हैं, इन सब पर हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। वनरेबल क्या है, सुबोध कैसी प्रजातियां हैं, आईयूसीएन ने कौन कौन सी लिस्ट बनाई है और किसी प्रजाति के विलुप्त होने से किस प्रकार का प्रभाव हमारे पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर पड़ता है। क्लियर है। सबको थोड़ा सा देखना जरूरी है। ठीक, तो इन सबको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके हम इनको देख रहे हैं और इन पर बात करेंगे। जैव विविधता सूक्ष्मता है और हिमालय यव क्या होता है, संकट में है और कैसे इससे अब हम बात करेंगे। कल इतना देख चुके थे, आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग जो है हम देखेंगे भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, यानी जो वन है और वन्य जीव जो संरक्षण है, इन पर हम लोग थोड़ा अपना कोशिश करेंगे कि क्या कैसे कुछ है। देखिए, वन्य वन्य जीव और वन में तेजी से गति से हो रहे हास, हास का मतलब होता है कमी होना, नष्ट होना। कैसे, जो आपका तेजी से हास हो रहा है या तेजी से जो नष्ट हो रहे हैं के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। कह रहे जिस तरह से तेजी से ये नष्ट हो रहे हैं, इनका क्या है, हमें हमको इनको प्रोटेक्ट करना, हम इनको संरक्षण करें, हम इनको प्रिजर्वेशन दें, ये बहुत जरूरी है। परंतु हमें वनों और वन्य जीव संरक्षण करना आवश्यक है। वन और वन्य जीव में संरक्षण करना आवश्यक है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन में संध्या, जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। विभिन्न जातियां बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन्स विविधता को संरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। कहते हैं जो हमारी पारंपरिक जो फसल है, जो जीन्स है, हम उन पर ही डिपेंडेंट है। जलीय पौधा विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने के लिए निर्भर है। कह रहे हैं जो आपके जलीय विविधता है, अगर आप जो देखोगे तो जलीय विविधता मोटे तौर पर क्या है, पशुपालन के लिए, सॉरी, मछली पालन के लिए आवश्यक। क्लियर है। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम को आपका पुरजोर मांग की थी। 1960 और 70 के दशक में काम शुरू हो गया था कि भैया हमको पर्यावरण को प्रोटेक्शन देना चाहिए और संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम पुरजोर किया और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इन्हीं सबके प्रयास से क्या आया, वन्यजीव, भारतीय वन्यजीव अधिनियम। ठीक, और जिसमें वन्यजीव के आवास रक्षण के रावण के प्रावधान थे। सारे भारत के रक्षित जातियां सूचियों में प्रकाशित की गई। कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जाति, बचाव पर निशाना, सरकार वृंदावन, वन्य आवास, कानूनी शरण, जंगली जीव का उपाय, इस पर रोक आदि के प्रबल जोर दिया गया। इसके पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्यों की सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ा और विशेष वन प्रणाली रक्षण प्रदान करता है। प्रणाली में बाघ, सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल, लवणीय जल और घड़ियाल, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमने देखी। क्लियर है। क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कहां कहां पर है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आपको समझ आएगा कि वन्यजीव संरक्षण कितना जरूरी था। ये है वन राइन हाइनो, एक सींग वाला गैंडा। ये हिरन है
आप देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गैंडा और हिरन, ये असम में पड़ता है। ध्यान दीजिए कहां पर है, असम राज्य। एशियाई शेर और प्राणी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिकारा, भारतीय गैंडा, हिम तेंदुआ आदि शिकार और शिकार में संपूर्ण आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी शरण किया है। ठीक भाई, ताकि जो एशियाई शेर हैं, काला हिरण है, चिकारा है, उनकी डेथ ना हो सके, लोग उनको कैप्चर ना कर सके, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों पर ध्यान दें। वन्यजीव संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। कैसा है? बाघ टाइगर की एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। ठीक 1973 में, ध्यान दीजिए टाइम भी बताया गया है, कब? 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश की 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,870 रह गई। बाघों को मारकर उनका व्यापार, चोरी करना, आवासीय स्थल का सुकड़ना। पहला कारण क्या था, क्यों कमी आ रही? लोग उनको व्यापार के लिए मार रहे हैं, उनके जो स्थल आवास है कमी आ रही। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियां नहीं बची, संख्या कम हो रही। जनसंख्या की वृद्धि में बाघ की घटती जनसंख्या का मुख्य कारण रही। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियां और एशियाई देशों में परंपरागत औषधि का प्रयोग, जातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघ आवास उपलब्ध कराता है। ध्यान दीजिए, अकेले नेपाल और भारत में 2/3 हैबिटेट है किनका? बाघ का। और देश के शिकारी और चोरी गैर कानूनी व्यापार करने का मुख्य निशाने पर है। मेन टारगेट पर कौन है? यही वो लोग हैं जो आपका मेन टारगेट को हिट कर। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। हम 1973 में एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में यह वन्यजीव संरक्षण के लिए, टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, ये हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसे हमने कहा टाइगर रिजर्व। क्लियर है? ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें बाघ एकमात्र संकटग्रस्त जाति से बचाने का प्रयास नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य बड़े आकार के जैव विविधता को बचाना था। केवल हम बाघ नहीं बचा रहे थे, उससे जुड़ी हुई जो बायोडायवर्सिटी है या उसकी जो भी कोरिलेटेड कास्ट्स हैं उनको सेव करना था। उत्तराखंड में कारवट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिका वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ और केरल में पेरियार बांध, ये बाघ संरक्षण की बड़ी परियोजना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाओं में जैव विविधता पर केंद्रित है। जो भी हमारी संरक्षण परियोजना है वो क्या है? बायोडायवर्सिटी बेस्ड कंजर्वेशन की बात करते हैं। और ना इसके वहां घटकों के संरक्षण के तरीके हैं, खोज है और योजना के ही महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980, 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों, एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित प्रजाति में शामिल किया गया है। यानी जो कीट हैं, पतंगे हैं, भृंग है, ड्रैगन फ्लाई है, हमने इन सबको संरक्षित रखा है। क्योंकि आप जानते हैं ये आपके लिए मात्र कीट हो सकते हैं, लेकिन पौधों में परागण का काम, निषेचन का काम इन्हीं के माध्यम से होता है। क्लियर है? और 1991 में पौधों को 6 जातियों में पहली बार सूची में रखा गया कि हमने 6 लिस्ट बनाई। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इनको इनके अंतर्गत रखते हैं। भारत आज पर वन्यजीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान की जानकारी को प्राप्त करी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कह रहे हैं कि वन और वन्यजीव संसाधनों का प्रकार और वितरण, हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं। उनका प्रबंधन, नियंत्रण और नियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन या वन्यजीव तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार अधिकार क्षेत्र में है,
वन क्षेत्र और उनमें विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। निम्नलिखित में से इन्हें कुछ वर्गों में जो है आपका बांटा गया है, उन वर्गों को हम लोग आपका क्लियर है, उन वर्गों को हम बांटेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से लिस्ट में बांटा गया है। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब इसमें सबसे पहली जो आपको कैटेगरी है उस पर बात करते हैं, आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया। जहां तक वन और वन्य जीव प्रणाली के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट है हम उनको सर्वाधिक आपका मूल्यवान मानते हैं कि भाई यही सबसे बड़े मूल्यवान है। एक है रक्षित वन, ये क्या हो गया, संरक्षित, यानी कि जहां प्रणालियों में इन सब चीजों में हमको किया जाता है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। एक है अवर्गीय वन, सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार और व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में है, इन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब देखिए, आरक्षित और रक्षित वन स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थ बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वृक्ष है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। कितना है, 75%। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी है। इन वनों का एक बड़ा अनुपात संरक्षित वन का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का एक बड़ा अनुपात है। कह रहे कि इन क्षेत्रों में भी जो आरक्षित वन है उनका भी बड़ा अनुपात है। और उत्तर पूर्व के सभी राज्य, गुजरात में अधिकतर अवर्गीकृत वन है, जिसमें सभी प्रकार के वन है, बंजर भूमि, ये सब आते हैं। कि ये सारे इसमें आपको सामुदायिक जो प्रबंधन है यह आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो रक्षित और अवर्गीय जो वन है आप इनको संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब है सामुदायिक और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वे वन कुछ ही मानव प्रजाति के आवास के भी हैं। भारत में कुछ तो स्थानीय समुदाय सरकार के अधिकारी के साथ मिलकर आवास के संरक्षण जुटाने में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकालीन और उनकी आवश्यकताओं में पूर्ति हो सकती है। और सारिका बाग रिजर्व राजस्थान के गांव में लोगों को वन्यजीव अधिनियम वहां के खनन कार्य बंद कराए गए और उनके संरक्षित कई क्षेत्रों में लोग स्वयं भी वन्यजीव आवास की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर हस्तक्षेप उन्होंने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। ये हमको देखना है। क्लियर है? चलिए देख लिया, तो इतना हमने देखने का प्रयास किया। शेष बच्चों को हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। वैसे समाप्ति हो चुका है, आप इसको घर से भी पढ़ सकते हैं कि राजस्थान के जो है 5 गांवों में 120 हेक्टेयर भूमि जो है भैरव डाका सेंचुरी घोषित कर दी गई है, जिस कारण यह नियम बदला कि शिकार वर्जित है, बाहरी लोग और घुसपैठी जो है इसके अंतर्गत नहीं आ सकते। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग यही इतना ही करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं किस प्रकार है। थोड़ा सा बचा है कि लकड़ी इमारती एक हम कैसे उनको प्रयोग में लाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हिमालय में आपका चिपको आंदोलन चला था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, कैसे भारतीय वन प्रबंधन
कार्यक्रम आपके चले हैं, सामुदायिक कार्यक्रम चला है, जिनके माध्यम से हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम क्या कर सके इन सबका प्रबंधन। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।